गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 2 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर इकोनॉमिक सीजे को टाइप करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है, आसाम और मिजोरम जो है वो आपस में जो इनका बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए दोनों स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आपस में कंसेंसस किया और कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम बिल्कुल शांत बने रहेंगे, क्योंकि आपस में लड़ाई करने से क्या होता है, जो मिलिट्री फोर्स होती हैं उनमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो आसाम और मिजोरम में अभी कुछ दिन पहले डिस्प्यूट हुआ था, उसमें हमारे जो जवान है वो शहीद भी हो गए थे। तो इस टाइप की चीज़ें अपने ही देश में रहकर करना कहीं ना कहीं आतंकवाद को फैलाने जैसा होता है। तो ऐसे में कहा गया जब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं आता है अभी सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक हम इस चीज़ पर थोड़ा सा लीनियंसी बरतेंगे और कोई भी सरकार आपस में एक दूसरे को डिस्प्यूट के लिए रुझान मतलब उलझाएगी नहीं कि आपको डिस्प्यूट करना है या हम डिस्प्यूट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पीस इस्टेब्लिशमेंट करना है। यहाँ दूसरी खबर आ रही है कि जो सिंधु है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अपने ओलंपिक 2020 गेम्स के अंदर। दोस्तों मैं बता दूं ये भारत की पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने 2 बार लगातार मेडल्स को जीता है और ये बहुत खुशी की बात है हमारे भारत के लिए। दोस्तों प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि क्या लगता है कि भारत के जो 50 मेडल्स हैं गोल्ड मेडल्स, क्या भारत जीत सकती है। तो मैं आपको बताऊं इन चीज़ों पर जो आंसर की कोटिंग होती है वो हमेशा एजम्पशन बेस्ड होती है। तो याद रखना ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए उतनी ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको इन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है वो पीवी सिंधु को मिला है और वो सेलिब्रेट कर रही है इस सेरेमनी को। और ये वुमेन में पहली ऐसी वुमेन बनी है जिसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इन्होंने जो इनको बीट करने वाले हैं वो चाइना के प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं इसके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोविड का जो पीक है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। यानी कि मैं आपको बता रहा था जैसे हमारे केरला वगैरह के जो निचले जैसे केरला, महाराष्ट्र हो गया, नॉर्दर्न इंडिया हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, देखो यहाँ से जो केसेस हैं वो बढ़ने शुरू होते हैं, फिर वो पूरे भारत में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल की न्यूज़ में भी बताया था कि कोविड के 40,000 केसेस पाए गए और डेली की रेट अगर हम देखें तो लगभग 38,000 से 40,500 केसेस आपको डेली बेसिस पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमें लगता है कि मे बी शायद थर्ड वेव आ सकती है, बट ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट कंट्रोल होने चाहिए कि इस वेव को फैलने से पहले ही रोका जा सके, ताकि वो ग्लोबल पैंडेमिक जैसी सिचुएशन दोबारा ना आ पाए। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो जीएसटी की बात चल रही है। दोस्तों आपके प्रीलिम्स और मेंस के अंदर ये जो किसान बिल है और जीएसटी मैकेनिज्म है, इस पे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखना जो जीएसटी का मैकेनिज्म है जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आती है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई। दोस्तों क्या होता है कि जीएसटी का जो कलेक्शन होता है, आपको मैं बता दूं अप्रैल मंथ में सबसे ज़्यादा कलेक्शन रहा था 1,42,000 करोड़ रुपए हमने अप्रैल 2021 से कमाए थे, हमने मतलब गवर्नमेंट ने इससे कलेक्शन की थी। लेकिन अभी ये कलेक्शन थोड़ी सी डाउनफॉल में चलेगा। अगर हम जुलाई का डेटा देखें तो उस हिसाब से अभी जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1,16,000 करोड़ की हुई है। तो ये रेट कम इसलिए हुआ है, रीज़न है उसके पीछे कि अभी थोड़ी पैंडेमिक के चलते उतना ट्रेड नहीं हो पा रहा है। जो सबसे ज़्यादा हाइक पे था वो अप्रैल मंथ था, अभी थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन देखा गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीएसटी को लेकर कौन कौन सी मीटिंग होती है। तो एक प्राइम मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और स्टेट के जो लोकल बॉडी पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसमें क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं। और टाइम टू टाइम इसमें चीज़ें देखी जाती है कि हमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं ताकि जीएसटी के मैकेनिज्म को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिवली क्या इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी जो है वो इंडायरेक्ट टैक्स है। इंडायरेक्ट टैक्स मतलब यहाँ पर हम टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर। और जीएसटी का मैकेनिज्म 2006 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आते आते इसको 2017 में हम इंडिया के ऊपर अप्लाई करवा पाए और ये पूरी तरह से एप्लीकेबल 1 जुलाई 2017 को हुआ। और आज हम देख पा रहे हैं जीएसटी का मैकेनिज्म इतना ज़्यादा फैल चुका है कि गवर्नमेंट को इससे बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया अप्रैल मंथ में 1,42 करोड़ का कलेक्शन हुआ, अभी फिलहाल जुलाई मंथ में 1,16,000 करोड़ का क्या हुआ है, हमारे पास कलेक्शन हुआ है जीएसटी के नाम का। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ कहा गया था कि जीएसटी आने के बाद अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 5 साल तक रिकवर करेगी, मतलब 5 सालों तक उसको क्या देगा, पैसा देगी। क्योंकि नया नया मैकेनिज्म था, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे थे, तो उनको मनवाने के लिए उनको एक प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन मतलब एक इंसेंटिव दिया गया कि अगर कल को आपकी स्टेट से कोई भी लॉस होगा तो आप टेंशन नहीं लो, आपके लॉस को रिकवर करने के लिए हम 5 साल तक की आपको क्या देते हैं, एंश्योरिटी या कह लो गारंटी के रूप में आपको देते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चले तो यहाँ तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम जो मास्क के ऊपर फ़ाइन लगा रहे हैं तो वो फ़ाइन का जो रेट है कभी घटता है कभी बढ़ता है। मतलब अभी भी लोग जो है सुधर नहीं रहे हैं, मतलब अभी भी लोग जो हैं वो अपने यहाँ पर बिना मास्क के ही चल रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत है। मतलब अपने लेवल पे जहाँ चीज़ आती है वहाँ आप क्या करते हो, लीनियंसी बरतने लगते हो, फिर आप गवर्नमेंट को और सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हो। ठीक है, तो
ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। बाकी एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ये वाले टॉपिक्स नहीं जहाँ पे ये दिए हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है एग्ज़ाम के लिए वो ये है, ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान फार्मर टर्निंग इनटू एंटरप्रेन्योर्स। क्या मतलब है इसका? आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसके अंदर एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 8 इंडियन इकोनॉमी का पढ़ाया था रमेश सिंह से, तो उसमें बताया था कि एग्रीकल्चर आज की डेट में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। गवर्नमेंट हमेशा ये सोचती है कि फार्मर्स के पास साइड बाय साइड इनकम होनी चाहिए, कि कल को अगर एग्रीकल्चर या मानसून अगर सही तरीके से नहीं आता है तो उनकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे, ताकि फार्मर्स को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं वो नेगेटिव में ना जाए। तो इसी के चलते अभी क्या देखा गया, राजस्थान में जितने भी फार्मर्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, एक वेयर हाउस ओपन किया है। जनरली आप वेयर हाउस की जो सिस्टम है, जो स्कीम है, वो आप सेमी अर्बन या अर्बन इलाकों में देख सकते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान के बीच में जहाँ पर आप किसानी करते हो वहीं पर इन्होंने वेयर हाउस को ओपन किया। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि पूरा फार्म लैंड है और उसी फार्म लैंड के ऊपर इन्होंने जो है पूरे टीन से कवर करके क्या बनाया है, स्टोरेज हाउस बनाया है। तो अब जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को फार्मिंग से कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने आप को एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है वो डेवलप हो गया और इससे फार्मर्स को भी फायदा मिलेगा। पहले फार्मर्स क्या करते थे, जो भी उनको वेयर हाउस की फैसिलिटी लेनी होती थी उसके लिए उन्हें अपनी क्रॉप को पूरा लोड अनलोड करके ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेमी अर्बन इलाकों तक लेकर जाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारी सुविधा आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान के फार्मर्स ने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। और इसी को हम नाम देते हैं अपने पास एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ाया था, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसी कोई न्यूज़ आपको दिखेगी नहीं। इसके बाद यहाँ पर है लक्षद्वीप को लेकर। लक्षद्वीप जो बीच है उसके अंदर विला यानी कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बिल्डिंग्स के, वो बनाने की सोची जा रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो लक्षद्वीप जो है ना वो एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर कई सारे आइलैंड पाए जाते हैं जो कि समुद्र के बीच में होते हैं। दोस्तों इनकी जो ब्यूटी है ना वो ब्यूटी नेचुरल है, मतलब ऐसा नहीं कि मैन मेड और आर्टिफिशियल है। अब गवर्नमेंट ये प्लान करिए कि इनमें ना विला जैसे स्मार्ट सिटीज़ टाइप होता है, इस टाइप से हम वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। प्रैक्टिकली आई थिंक मेरे पॉइंट को आप समझ चुके होंगे कि कंस्ट्रक्शन कराने से वहाँ का जो इकोलॉजिकल इफेक्ट है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो ख़राब हो जाएगी। आपको स्मार्ट सिटी बनानी है, पूरा इंडिया पड़ा हुआ है, बाकी जहाँ पर लैंड है वहाँ पर आप बनाइए स्मार्ट सिटी। आपको आइलैंड ही क्यों नज़र आ रहा है स्मार्ट सिटी के लिए? जो एक टूरिज्म का प्लेस है, जो एक टूरिज्म हब है, फिशिंग एक्टिविटीज़ उसके अंदर की जाती है मेनली, वहाँ पर आप स्मार्ट सिटी बना के क्या करो? आपको स्मार्ट सिटी बनानी है, आप यूपी में बनाओ, बिहार में बनाओ, राजस्थान में बनाओ, गुजरात में बनाओ, आपको आइलैंड ही क्यों मिला? और दूसरी बात, आइलैंड के ऊपर जब आप ये सारे काम करोगे तो कहीं ना कहीं देखो इकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, उससे फिशिंग पर भी उसका इंपैक्ट जाएगा। तो ये चीज़ें ना हमारी नेचुरल ब्यूटी को ख़राब करें। ऑलरेडी मैन मेड इतनी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं कि नेचुरल ब्यूटी आज के नाम पर बची नहीं है। और जो थोड़े बहुत आइलैंड हमारे पास अच्छे अच्छे बचे हैं जहाँ से टूरिज्म आपका अच्छा हो सकता है, वहाँ भी अगर आप ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होती हैं। आई डोंट नो गवर्नमेंट वैसे कुछ ना कुछ सोच कर ही बोला होगा, बट स्टिल मैं आपको यही बोलूँगा कि एक अपने लेवल पर बीइंग IAS ऑफिसर जैसे आप सोचोगे तो आपको भी थोड़ा डिसीजन मेकिंग रखना चाहिए कि क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर तो GST की कलेक्शन तो मैंने आपको बता ही दी है, उसमें तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। इसके बाद यहाँ पे नहीं, यहाँ भी कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। और ये आपका एडिटोरियल पार्ट है। एडिटोरियल पार्ट जो है कोई ज़्यादा भी खास नहीं, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बस ये है कि जो लॉन्ग ओवरड्यू वाला एडिटोरियल लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इसके अंदर आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अभी OBC वालों के लिए मेडिकल के अंदर रिजर्वेशन दी गई है ना, और जो अदर STC वाले उनको रिजर्वेशन दी गई, उस पर ये चीज़ें बोली गई क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जो है फोकस नहीं करूँगा आज एडिटोरियल पार्ट पर, ठीक है। यहाँ पर एक एडिटोरियल है, अ साइकिल ऑफ लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने स्टैग इन्फ्लेशन का। स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही है लेकिन वो स्लो रेट से हो रही है और इन्फ्लेशन हाई रेट से बढ़ रही है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पर बात बोलिए कि जो हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है, उसकी रिकवरी जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन जो रेट है वो बहुत तेज़ी से अपने हाई पीक पर पहुँच रहा है। और कहा जा रहा है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये के शेप्ड कर्व बनेगा। अच्छा, के शेप्ड कर्व का मतलब होता है कि पहले तो आप इन्फ्लेशन बहुत तेज़ हो जाने दो, इसके बाद ये धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम होनी शुरू होती है और एक के जैसा शेप इसके अंदर बनता है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे चलो तो पेगासूस को लेकर तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें चल रही हैं कि पेगासूस जो सॉफ्टवेयर है, जो हर किसी के मोबाइल में बिना किसी कॉल के, बिना कोई मैसेज, बिना किसी लिंक के एंटर हो जाता है और उसकी जो प्राइवेसी है वो उसको डिस्करेज कर देता है, जिसका यूज़ जो बाहर की कंपनियां हैं वो इसका गलत और मिसयूज़ कर सकती है। खासतौर पे हमारी इंडियन आर्मीज़ पर इसका बहुत गलत इंपैक्ट पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो।
ठीक है। यहाँ पर आपके कोविड के डोजेस की बात की गई तो मैं आपको बता दूं, अभी तक दोनों डोज जो हैं भारत के सिर्फ 10% जनता को ही मिल पाई है। बाकी अभी बहुत 90% जनता को या तो सिंगल डोज मिली है या एक भी डोज अवेलेबल नहीं है। अब मेरे जैसे लोगों को तो एक भी डोज नहीं मिली है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो मानसून की वजह से आप जानते हो हमारे यहाँ पर 3 टाइप की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब आप लोग मुझे बताओगे रबी की फसल कब उगाई जाती है, खरीफ की, और जायद की कब होती है, ये आप मुझे बताओगे। देखो क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी खरीफ की फसल होती है जिसमें हम जैसे चावल वगैरह होते हैं, तो इनके लिए बारिश पर यानी मानसून पर हमें डिपेंड रहना पड़ता है। पहले फार्मर्स को लगा था कि मानसून उतना अच्छा नहीं आएगा जितना उनके लिए ज़रूरी है, बट अब देखा जा रहा है कि मानसून बहुत ही अच्छी तरीके से आए, जितने उनको ज़रूरत है उतना मानसून वहाँ पर आए। तो कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो खरीफ की फसल की जो रिकवरी है वो आसानी से हो जाएगी, और फार्मर जो है इस बात को लेकर थोड़ा सा खुश है, मतलब ज़्यादा नहीं बट हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पर आगे अगर हम चलें तो इसके बाद यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हमारे पास 3 टाइप की सेना होती है ना, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। तीनों के अंदर एक हारमोनी बनाने के लिए, एक सीक्वेंस बनाने के लिए बात चल रही है। अभी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है कि किस तरह से तीनों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर यूएनएससी की प्रेसिडेंशियलशिप हमें मिल चुकी है, मतलब भारत जो है वो यूएनएससी का प्रेसिडेंट बन गया है। कब? 1 अगस्त को। तो जब इसको प्रेसिडेंशियलशिप मिली है तो इन पर जो मेन मुद्दा है, जैसे साउथ एशिया चाइना सी का हो गया कि जो चाइना वाले हैं वो सी पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का हो गया, भारत और चाइना का डिस्प्यूट हो गया, इन सब चीज़ों पर रेजोल्यूशन करने की बात बोली जा रही है, और किस तरह से इसमें पीस इस्टेब्लिशमेंट की जा सकती है, उन सब बातों पर यहाँ पर मुद्दा लिया जाएगा। और यहाँ पर राइट साइड आप देख सकते हैं, स्टेट टू मस्ट एंश्योर केसेस आर नॉट फाइल्ड अंडर सेक्शन 66A। यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ कि हमारा जो सेक्शन 66A है उसको कोर्ट ने वैसे रिमूव कर दिया था। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं आपको बताना भूल गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट है, उसका सेक्शन 66A है, वो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। कहा था कि ये आपके लिए बिल्कुल इरिलेवेंट है, तो इससे रिलेटेड कोई भी केस नहीं आना चाहिए। बट हम देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों पर केस दर्ज कर रही है सेक्शन के अनुसार। जब वो सेक्शन को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, तो उस सेक्शन के खिलाफ केस क्यों दर्ज कर रही है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उनका उल्लंघन कर रहे हो, इसके चलते अब ये कोई भी केस जो है सेक्शन 66A के अंदर कवर नहीं होगा। तो वो सभी स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर तो ऐसा तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है जो कि मैं आपको बताऊँ एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, और बस यही सारी चीज़ें हैं। आज कोई बिजनेस एडिटोरियल तो आपका आया नहीं है, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड न्यूज़ है जो कि रेगुलरली जो चलती है वही, इसमें कोई आज की डेट में आज का तो कोई ऐसा खास न्यूज़ नहीं है जो मुझे आपको बताना पड़े। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए इतना ही। आज बिजनेस सेक्शन नहीं आया क्योंकि बिजनेस सेक्शन के लिए मंडे से फ्राइडे आता है, और आज है तो मंडे, लेकिन संडे वाला कवर होती है ना न्यूज़ मंडे को, तो कल वाले सेक्शन में हमारा बिजनेस सेक्शन कवर होगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों इसी तरीके से पढ़ते रहना जिससे हम अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस को यहाँ से लिंक करवा पाएँ, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।